हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष रावत है। मैं दीक्षा मल्टेक सॉल्यूशन से हूं, जो कि टैली की ऑथोराइज 3 स्टार पार्टनर है। हम टैली की सेल्स, सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं फॉर लास्ट 20 ईयर्स, और हम अभी क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको किसी भी तरह की सपोर्ट या सर्विस की नीड पड़ती है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी एंड रिलायबल सपोर्ट। तो फिलहाल हम आते हैं आज की वीडियो पे, जो कि है अबाउट टैलीज न्यू रिलीज 6.1। फिलहाल जो हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल है आज की डेट में, जो कि है 16 जून, वो है टैली प्राइम 6.0। यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्फ़िगर पर जाके मैंने शो ऑल रिलीज़ को यस कर दिया है, फिर भी मुझे 6.1 विजिबल नहीं है, क्योंकि ये अभी आना बाकी है। एक कुछ दिनों में आ जाएगा, आप सब देख पाएंगे। फिलहाल मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, ट्राई करूँगा एटलीस्ट इसको शॉर्ट रखने का। तो टैली प्राइम रिलीज 6.1 में 3 मेजर चेंजेस हैं। ओके, पहला है MSME को लेके, दूसरा है ऑडिट ट्रायल या फिर एडिट लॉग को लेके, और थर्ड है IMS यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। तो पहले हम आते हैं MSME के ऊपर। MSME अगर आपको नहीं पता क्या है, तो MSME जस्ट एक पॉलिसी आप कहो, एक फंक्शन आप कहो, एक स्कीम आप कहो, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के थ्रू लाई गई थी, जिसमें कहा गया है कि आपको हाफ ईयरली मैंडेटरी है एक MSME का फॉर्म 1 फाइल करने के लिए। ठीक है, MSME का फॉर्म 1 आता है, उसको आपको हाफ ईयरली फाइल करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो इंश्योर करेगा कि जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको टाइमली पेमेंट मिल रहा है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के थ्रू। ठीक है, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ, उनको बहुत ज़्यादा बैड डेट उन पर ना पड़े, एंड दे कैन कम्पीट विद द कंपटीशन। बड़े ब्रांड से या बड़े प्लेयर से वो कम्पीट कर पाएँ। ठीक है, अब हम इसके इंट्रोडक्शन एंड कंप्लाइंस पे आते हैं। Who is it apply to? ठीक है, ये किस किस पर अप्लाई होता है? तो all private and public companies that purchases goods and services from micro and small enterprises। ठीक है, हर तरह की प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी जो कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से परचेज करती है किसी भी तरह के गुड या सर्विस को, ठीक है, उन सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? टू ट्रैक एंड इंश्योर पेमेंट्स ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर मेड विद इन द स्टिपुलेटेड 45 डेज पीरियड। ठीक है, कि आपको जो गिवन टाइम फ्रेम है 45 डेज का, उतने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर पेमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, वो चीज़ को ट्रैक करने के लिए ये MSME का फॉर्म 1 आपको फाइल करना पड़ेगा। अब व्हाट टू रिपोर्ट, हमें फाइल क्या करना है? तो आपको फाइल करना होगा डिटेल्स ऑफ ऑल पेमेंट। सारी आपकी पेमेंट की आपको डिटेल शेयर करनी पड़ेगी, जो भी आपने 45 डेज के अंदर या उसके बियॉन्ड की है। ठीक है, आपको एक स्मॉल बिजनेस ने बिल रेज किया, आपने उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट की, तो वो पेमेंट आपकी 45 डेज के अंदर हुई है क्या 45 डेज के बाद हुई है, इसकी आपको रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी थ्रू MSME फॉर्म 1। ठीक है, ये कब करनी होती है? आपको अपने GSTR 1 के साथ ही इसको अपलोड कर सकते हो अगर आप चाहें तो। बाकी आपको यहाँ पे एक डेडलाइन भी इसकी दी हुई है। ठीक है, डेडलाइन क्या है? अप्रैल टू सितंबर, ये जो 6 मंथ का पीरियड रहेगा, इसकी MSME 1 फाइलिंग आप कर सकते हैं अक्टूबर 31 तक। ठीक है, मैंने तक बोला है, यानी अक्टूबर 31 नहीं है फाइलिंग डेट, यहाँ तक आप फाइल कर सकते हैं, यानी आप अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 31 के बीच में कभी भी आप इसको कर सकते हैं। सेम गोज विद अक्टूबर से मार्च की साइकिल, जो कि अगेन 6 मंथ रहती है, या फिर इसको सेकेंड हाफ ईयर बोल सकते हो आप। ठीक है, इसकी फाइलिंग आपको कब करनी है? अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 30 तक आपको इसकी फाइलिंग कर देनी है। अगर नहीं की तो पेनल्टी क्या है? ठीक है, पेनल्टी क्या है? पेनल्टी है 20,000 रुपी, जो कि फ्लैट है, यानी इतना लगेगा ही लगेगा, प्लस हर एक दिन पे 1,000 रुपी एक्स्ट्रा। तो सपोज करो आपने अक्टूबर 31 के बाद भी 30 डेज और ले लिए। ठीक है, आपने 30 नवंबर को जाके फाइल किया, तो आप पे 20,000 तो लगेगा ही, प्लस हर एक दिन का 1,000 आप ऐड करते जाइए, तो 50,000 की आपकी पेनल्टी हो जाएगी। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन कि कितनी आप पेनल्टी चढ़ेगी और किस हिसाब से चढ़ेगी। 20,000 तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ये फिक्स है, और 1,000 चढ़ेगा हर एक एक्स्ट्रा दिन पे। ठीक है, और इसके बाद अगर आप डिफ़ॉल्ट करते रहेंगे, ठीक है, तो अप टू 3 लाख ये पेनल्टी 3 लाख तक जा सकती है। ठीक है, आपको 3 लाख की पेनल्टी भी लग सकती है अगर आपने ये डिफ़ॉल्ट करते ही रहे, आपने फाइल करना भूल गए या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको 3 लाख तक की पेनल्टी इसमें लग सकती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ
की डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड फॉर्म 1 रिपोर्ट। अभी तक टैली प्राइम में क्या होता था, एग्जिस्टिंग फॉर्म जो कि ओल्डर वर्जन है टैली प्राइम 6 तक, और आने वाले 6.1 में क्या चेंज है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने हमको बोला है और हमने उसके अकॉर्डिंग टैली में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, टैली टीम ने इम्प्लीमेंट किया है। तो पेमेंट विद इन 45 डेज, ऐसा अभी तक कोई कॉलम नहीं था, ठीक है, बट अब ये कॉलम आ चुका है टैली में। पेमेंट ड्यूज 45 डेज के ऊपर कौन कौन से पेमेंट आपकी ड्यू पड़ी हैं, अभी तक टैली में रिपोर्ट इसकी नहीं थी पर अब इसकी है, ठीक है। रिपोर्टिंग लेवल पैन पार्टी वाइज, ठीक है, जो रिपोर्ट बनेगी वो पैन वाइज भी बन सकती है, पार्टी वाइज भी बन सकती है, दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, बट अभी तक क्या था, सिर्फ बिल वाइज रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन फॉर डिले, अभी तक आपसे कोई रीजन नहीं मांगा जाता कि आपने पेमेंट डिले क्यों करी है, पर अभी आपसे रीजन मांगा जाएगा और आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। और डेटा अपलोड कैसे होता था, अभी तक आप मैन्युअली फाइल करते थे, पर अब आपको एक्सेल की टेम्पलेट अवेलेबल होगी जो कि आप टैली के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जो कि अभी तक के हिसाब से अपडेटेड है, वो आपको टैली के नए वर्जन में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप इजीली उसको फाइल कर पाएंगे, ठीक है। अ प्री रिक्विजिट इन टैली प्राइम फॉर एक्यूरेट रिपोर्टिंग, आपको ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि ये रिपोर्टिंग प्रॉपर बने, क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे, ठीक है। सप्लायर लेवल पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सारे बिल आपको बिल टू बिल रखने पड़ेंगे, आपको डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड को 45 डेज पे सेट करना पड़ेगा ताकि वो 45 डेज का प्रॉपर आपकी रिपोर्टिंग आ पाए, और हर पार्टी के लेजर में पैन नंबर उनका होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टिंग है वो तो पैन पार्टी वाइज बनेगी, ठीक है, यानी पैन वाइज भी बनेगी और पार्टी वाइज भी बनेगी, तो आपको पैन नंबर डालना ज़रूरी है ताकि अगर किसी एक पैन नंबर में मल्टीपल पार्टीज हैं तो आप उसकी भी रिपोर्ट निकाल पाएँ, ठीक है। और तीसरा क्या है, अपडेट MSME रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपको अपनी MSME रजिस्ट्रेशन डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी अपने लिए भी अगर आप रजिस्टर्ड हैं, नहीं तो सामने वाली पार्टी जो रजिस्टर्ड है उन सब के लिए, ठीक है। उनका उद्यम नंबर जनरली आपको डालना पड़ेगा और टाइप ऑफ एंटरप्राइज बताना पड़ेगा, स्मॉल है माइक्रो है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन लेवल पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, हर एक परचेज की ट्रांजैक्शन पे आपको न्यू रेफरेंस के थ्रू उसको बुक करना पड़ेगा, ऑन अकाउंट से काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपको न्यू रेफरेंस के थ्रू उसको बुक करना पड़ेगा, तभी जाके बिल वाइज डिटेल आपकी प्रॉपर बन पाएंगी। और जब पेमेंट आए तो पेमेंट को भी आपको जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट को आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेके करना है, ऑन अकाउंट नहीं होगा, ऑन अकाउंट कर दोगे तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं बन पाएगी, ठीक है। एज द रिजल्ट आपका यहाँ पे प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं आ पाएगी कि आपने कब उसको पेमेंट करा है। सो आपको ऑन अकाउंट नहीं रखना है, आपको अगेंस्ट रेफरेंस करके करना है और न्यू रेफरेंस करके करना है, ठीक है। तो ये था हमारा MSME का पार्ट। अब हम आते हैं एडिट लॉग पे। एडिट लॉग में क्या है, एडिट लॉग आप सब जानते ही हैं इसके बारे में, MCA के अंदर जितनी भी कंपनीज आती हैं, ठीक है, उन सब पे ये अप्लाई होगा। इसका पर्पस इतना सा है कि इनवॉइस पे कोई भी टेम्परिंग ना हो, है ना। इनवॉइस जो एक बार बन गई उस पर कोई किसी भी तरह की टेम्परिंग ना हो, अगर टेम्परिंग हो रही है तो उसका प्रॉपर रीज़न मिले कि ये क्यों हुई, ठीक है। आप सभी को पता है एडिट लॉग के बारे में, अभी काफ़ी टाइम इसको आए हुए हो चुका है, तो आई डोंट थिंक इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। मैं बस डिफरेंस आपको समझाता हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ ही सकते हैं स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस अभी तक क्या था और 6.1 में क्या है, बेसिकली मैं वही बताऊंगा जो चेंज हुआ है, ठीक है। मैं आपका टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा एक्स्ट्रा। अभी तक वाउचर एंड मास्टर वाइज समरी आपको नहीं मिलती थी, पर अब मिलेगी, ठीक है। अभी तक यूज़र वाइज मास्टर वाइज वाउचर समरी नहीं मिलती थी, अब मिल जाएगी। अभी तक आपके पास कोई फिल्टर नहीं था रिपोर्ट पे लगाने के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, पर अब आपके पास फिल्टर्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आपको BRS के लॉग्स, E-इनवॉइस के लॉग और ई-वे बिल के लॉग, अभी तक वहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं था कि इसको फिल्टर कर सकते हो, पर अब कर पाओगे। ये क्यों ज़रूरी है कि आपने बिल अभी बनाया, कल उसका इनवॉइस किया, तो आपके लॉग बन गया कि भाई इस तारीख को बिल बना था, इस तारीख को इनवॉइस बना दिया, पर इस लॉग की तो ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। वो तो वाइडली अवेलेबल है ही, वो तो दिख ही रहा है कि इनवॉइस की एक डेट रहेगी, उस डेट का उसका रिकॉर्डिंग है, और इनवॉइस कब बना था वो उसका रिकॉर्डिंग रहता है, ठीक है, बिल पे विजिबल होता है, तो उसकी ज़रूरत थी ही नहीं। सेम गोज़ फॉर ई-वे बिल, सेम गोज़ फॉर BRS, उसमें लॉग की ज़रूरत है ही नहीं। अब जब लॉग बनेगा तो सिस्टम पे लोड पड़ेगा, तो वो उस एक्स्ट्रा लोड को ख़त्म करने के लिए, उस एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग को ख़त्म करने के लिए आपके पास फ़िल्टर रहेगा इनको ऑफ करने का, ठीक है। अब इसके बाद फ़िल्टर बैक डेटेड एंट्रीज मॉडिफाइड इन फ्यूचर, ठीक है। बैक डेट की एंट्री जो आपने फ्यूचर में मॉडिफाई करी है, उनको भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि मैं इनको फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। अभी तक ऑप्शन नहीं था,
पर अभी आपके पास ऑप्शन रहेगा फिल्टर करने का। इन एनहांसमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी? इन एनहांसमेंट से आपको प्रिसाइज ऑडिटिंग मिल पाएगी, आपका इंटरनल कंट्रोल बढ़ेगा कि कौन सा यूज़र किस तरह की एंट्री कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे टेम्परिंग हो रही है, आपको ट्रैकिंग करने में हेल्प रहेगा और आप अपने बिजनेस को और इजीली ग्रो कर पाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट के रूल से अप्लाई तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं आज के लास्ट पार्ट पे, जो कि है IMS, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आपको अभी तक जो भी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम थी वो मैनुअली फाइल करनी पड़ती थी, क्योंकि अभी तक टैली में इसका कोई ऑप्शन था नहीं, ठीक है। पर अभी इसका ऑप्शन आ चुका है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये है कि आप ITC को एक्यूरेटली क्लेम कर पाएँ, ठीक है, कि सामने वाली पार्टी ने अपडेट किया है तो आप भी उसको क्लेम कर रहे हैं। अभी तक क्या था, सामने वाली पार्टी ने परचेज का बिल सेल का बिल चढ़ा दिया तो आपके वो पोर्टल पे आता ही आता है, चाहे आपने एक्चुअल में परचेस करी है चाहे नहीं करी है, वो आता ही है। फिर आपको उसको मैनुअली जाके ठीक करना पड़ता है या पार्टी को बोलना पड़ता है कि अमेंड करो, है ना। पर अभी क्या है, अभी इसको थोड़ा चेंज करा जाएगा। आपको IMS का पोर्टल मिलेगा, उस पोर्टल पे आप रजिस्टर कर सकते हो कि ये परचेज मेरी हो रखी है तो मैं इनको अप्रूव करता हूँ, ये परचेज मेरी नहीं है मैं इनको रिजेक्ट करता हूँ और इनको मैं पेंडिंग में रखता हूँ अभी, ठीक है, ऑनगोइंग परचेज के लिए। तो ये जो IMS आया था ये अप्लाई हो गया था 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, अप्लाई हो गया था, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये चॉइस बेस्ड सिस्टम पे था कि अगर मुझे चॉइस है, मुझे करने का मन है तो मैं करूँगा, मेरा ही फ़ायदा हो रहा है, एक्यूरेटली मैं मॉनिटर कर पा रहा हूँ। पर अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है या मैं इनको मैनेज नहीं कर सकता तो मेरे लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है। सो दिस इज़ नॉन मैंडेटरी करंटली, अभी तक ये नॉन मैंडेटरी है, पर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा, इसलिए हम टैली में IMS को ले आए, ठीक है। अब हम IMS के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये क्या है? अ न्यू सिस्टम फॉर टैक्स पेयर टू मैच परचेज रिकॉर्ड्स विद सप्लायर, ठीक है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। ये किस किस के लिए है? ऑल GST रजिस्टर्ड बिजनेस रिगार्डलेस ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर। जैसे इनवॉइस में आपको पता है कि हमको टर्नओवर को क्रॉस करना पड़ता है, पहले 100 करोड़ था, फिर 50 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे आपको कोई इसमें टर्नओवर का लिमिट नहीं है, आप कितने पे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। जो बिजनेस अभी स्टार्ट ही हुआ है वो भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हाउ इट वर्क्स, द रेसिपिएंट ऑफ गुड एंड सर्विस कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मार्क इनवॉइस एज पेंडिंग, ठीक है। अपने IMS डैशबोर्ड पे वो बता सकता है कि ये इनवॉइस मैंने रिसीव कर लिया, ये मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ और ये अभी पेंडिंग है, ठीक है। ये आप कब कर सकते हैं? ये आप तब कर सकते हैं जब आप GSTR 1 फाइल कर रहे हैं और GSTR 3B को फाइल करने से पहले, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। 1 और 3 के बीच में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जब सामने वाली पार्टी ने अपना GSTR 1 अपलोड कर दिया है और आप GSTR 3B अपना फाइल करने जा रहे हो, ठीक है, उसके बीच में आप इसको कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सामने वाली पार्टी अपना GSTR 1 फाइल करेगी नहीं तो आपको परचेस के बिल दिखेंगे नहीं, राइट। तो ड्यूरेशन आप इसकी यही समझ के चलिए। अब इफ नो एक्शन इज टेकन, अगर आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपने IMS फाइल नहीं किया तो क्या होगा? अभी तक क्या होता है, आगे पेनल्टीज में हो सकती है अगर गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर दिया तो, पर फिलहाल कंपलसरी नहीं है तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई पेनल्टी सिस्टम नहीं लगाता है, ठीक है। बस क्या होता है, सारी परचेज को सिस्टम मान के चलता है, ओके ये सारी डीम्ड एक्सेप्टेड है, यानी ये मैं मान के चलता हूँ कि ये सारी एक्सेप्ट हो चुकी है। तो अभी तक अगर आप इसको फाइल नहीं करते थे तो सिस्टम आपकी सारी परचेज को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और अगर आप फाइल करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग करने का, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट आ पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी ने आपको सेल बिल चढ़ाया पर आपने उसकी रिसीट नहीं दिखाई, जिसकी वजह से मिसमैच आता है, तो आप यहाँ पे उसको ठीक कर सकते हो। या फिर सामने वाली पार्टी ने सेल दिखा दी पर आपके पास माल आया ही नहीं था, वो बिल कैंसिल हो गया था, बट किसी रीज़न से वो बिल पोर्टल पे कैंसिल होना रह गया था, तो यहाँ पर आप उन सब चीज़ों को रिकंसाइल कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी इन IMS में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, आप इसका मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। आपको इसको समझा देता हूँ कि क्या क्या आपके लिए डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, क्या क्या नहीं। मैं थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओरिजिनल एंड अमेंडमेंट, जो अमेंडेड B2B इनवॉइस है वो, ओरिजिनल एंड अमेंडेड क्रेडिट नोट, ओरिजिनल एंड अमेंडेड डेबिट नोट, ये तीनों तरह के जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको इसमें अवेलेबल होंगे। क्या क्या अवेलेबल नहीं होगा, RCM अवेलेबल नहीं होगा,
रिटर्न फाइल्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो अवेलेबल नहीं होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में अवेलेबल नहीं होगा। इनवॉइस वेयर आईटीसी इज इनएलिजिबल ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होगा। आईटीसी जब क्लेम नहीं करी गई तो उस केस में अवेलेबल नहीं होगा। B2C के केस में अवेलेबल नहीं होगा जहाँ पे कंज्यूमर है, क्योंकि वो तो आईटीसी क्लेम करता ही नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई हो रही है वहाँ पे, क्योंकि अगेन आपका जीएसटी क्लेम हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सो इन केस में आपका आईएमएस वर्क नहीं करेगा, बट इन सारे केस में आपका आईएमएस वर्क होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैंने कोशिश करी आपको एकदम इन डेप्थ समझाने की और वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखने की। आप अपने फीडबैक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं वो कि कैसे हम वीडियो को और सुधारें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है ही। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।